अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानियाँ जो जेल से मिलती हैं वो किसी किताब से नहीं मिल सकती। हर कैदी एक कहानी का किरदार होता है, हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है। वहाँ हर कैदी अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब रहता है। चार दीवारी की दुनिया की छोटी छोटी बातें जब वारदात की सूरत इख्तियार कर लें तो जेल में जाकर सनसनीखेज कहानियाँ बन जाती हैं। मैं जब भारत में जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया तो 3rd डिग्री की भट्टी में से गुजरकर मुझे नाभा जेल में फेंक दिया गया। मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी थी। 7-8 रोज़ बाद जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैंने अच्छी तरह देखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर मैं अपनी उस वक्त की हालत और वहाँ का माहौल बयान करना शुरू कर दूँ तो असल कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो धरी रह जाएगी। मैं एक ज़ईफ़ुल उम्र कैदी को पहले रोज़ से ही देख रहा था। उसकी दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला नहीं रहा था। क्या कैदी और क्या जेल का अमला, हर कोई उसकी ताज़ीम करता था और सब उसे कादरी साहब कहते थे। शायद मैं भी उसके साथ अभी उसका तारुफ नहीं हुआ था। एक रोज़ मैं बैरिक से बाहर बैठा अपने ख्यालों में गुम था। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी कि किस गद्दार ने मेरी मुखबिरी करके मुझे गिरफ्तार करवाया है। मुझे गिरफ्तारी का अफसोस नहीं था। मैं इस हकीकत को कबूल करके जासूस बना था कि एक ना एक दिन दुश्मन मुझे गिरफ्तार करेगा और इस इम्कान को भी मैंने अपने जहन में बिठा रखा था कि मैं दुश्मन की गोली से मारा भी जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम था कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जालिमाना अजियतें दी जाएंगी। मुझे अफसोस अपने मिशन का था जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे थपकी दी। मैंने देखा कि ये नाभा जेल का कैदी कादरी साहब था। रात को सोने से पहले 100 मरतबा या रहीमो या करीम का विर्द कर लिया करो। कादरी साहब ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या जुर्म किया है और तुम्हें कितनी सज़ा मिली है। मैं तुम्हारी सिर्फ हालत देख रहा हूँ। ये अच्छी नहीं। कैदी जब जेल में आता है तो महीने 2 महीने उसकी यही हालत रहती है। तुम मुसलमान हो, इसीलिए तुम्हें ये वजीफ़ा बताया है। ये ज़रूर करना, खुदा तुम्हें सुकून अता करेगा। उसके अंदाज में मुझे खुलूस और हमदर्दी नज़र आई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि बाज़ पेशावर फराडिये किसी फराड में पकड़े जाते हैं तो जेल में आकर भी कोई न कोई फराड चला लेते हैं। मैंने जेल में 2-3 आदी मुजरिमों को पीर और आमिल बने हुए देखा है। जिन कैदियों के केस चल रहे थे या जिनकी अपीलें अभी ज़ेर समाअत थीं वो इनको बाकायदा नज़र न्याज देते थे। पहले तो मुझे शक हुआ कि कादरी साहब भी ऐसा ही फ्रॉडिया है, लेकिन 4-5 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि ये शक कुछ और है। 5-6 महीने गुजर गए। इस अरसे में जेल के एक वार्डन और 10-12 कैदियों ने मुझे कादरी साहब की ज़िंदगी की कहानी सुनाई। इन कैदियों में 2-3 ऐसे भी थे जो कादरी साहब को बाहर बड़ी अच्छी तरह जानते थे और वो ऐसे थे जो इनकी ज़िंदगी की कहानी के दूसरे किरदारों को भी जानते थे। मैंने अपने तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से कादरी साहब की कहानी की इंक्वायरी की और तस्दीक भी करवाई। मैं आपको यही कहानी सुनाऊंगा। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का वाक़या है कि भोपाल शहर में एक मुसलमान लड़के की बारात लड़की वालों के यहाँ गई। बैंड बाजा साथ था और गोले भी बहुत चलाए जा रहे थे। बारात जब लड़की वालों के घर के करीब पहुंची तो दूल्हा के एक दोस्त ने दूल्हे की घोड़ी से 15-20 कदम आगे जाकर 3 गोले ज़मीन पर रखे और उन्हें बारी बारी आग लगा दी। गोलों के फटने तक दूल्हे की घोड़ी गोलों के करीब चली गई। बैंड बाजे वाले घोड़ी के आगे थे लेकिन वो सब पीछे हटाए क्योंकि 3 गोले फटने वाले थे। दूल्हा की घोड़ी गोलों से 2-3 कदम दूर ही थी कि 3 गोले फट गए। घोड़ी इस बुरी तरह बिदकी कि पीछे को मुड़कर दौड़ पड़ी और बेलगाम हो गई। दो बच्चे कुचले गए और दूल्हा, जिसने कभी घुड़सवारी का तसव्वुर भी नहीं किया था, कुछ इस तरह गिरा कि उस घोड़ी के आगे जा पड़ा और घोड़ी का अगला पिछला समूह उसके कूल्हे पे जा पड़ा। वहाँ से दूल्हा की टांग बहुत बुरी तरह कुचली गई। दूल्हा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। वो बेहोश था। ऐन मौके पर ये जो हादसा हुआ था इसका हर किसी को अफसोस था, लेकिन शाम के वक्त डॉक्टर ने ये बताकर कि दूल्हा की टांग कूल्हे के करीब से काटनी पड़ेगी, लड़के वालों के यहाँ सफ़े मातम बिछा दी। पता चला कि टांग पर जहाँ घोड़ी का पाँव पड़ा था वहाँ से हड्डी कुछ इस तरह टूटी है कि जोड़ी नहीं जा सकती।
टांग का गोश्त इस तरह कुचला गया था कि टांके लगने की गुंजाइश ही बाकी न बची। हो सकता है कि डॉक्टर अनाड़ी हो, लेकिन हुआ ये कि दूल्हा की टांग कूल्हे के करीब से काट दी गई। दूल्हा मियाँ के जिस्म पर गोश्त की पहले ही कमी थी, वो बेचारा तो हड्डियों का ढांचा था। लड़की वालों ने शादी मुलतवी न की बल्कि मनसूख कर दी। एक टांग के आदमी को कौन अपनी अच्छी भली लड़की देता है। यहाँ से ये कहानी घर के अंदर चली जाती है। जिस दुल्हन को लाने के लिए ये बारात जा रही थी, वो इस दुल्हन को पसंद नहीं करती थी। ये राज कुछ अरसे बाद खुला था। लड़की वाले दरमियाने दर्जे के शरीफ लोग थे। ऐसे घरानों में लड़की की पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। लड़के को भी अपनी पसंद और नापसंद के इजहार की इजाज़त नहीं होती। इस लड़की का नाम मुझे जरीना बताया गया था। राज ये खुला था कि लड़की को एक और लड़का और उसका घराना बहुत ही पसंद था। उसने इस लड़के को, जिसका नाम मुझे फ़हीम बताया गया, देखा हुआ था और इसके मुतालिक वो बड़ी अच्छी बातें सुनती रहती थी। फ़हीम का घराना कुशादा ज़रफ़ी और खुलूस के लिहाज से मशहूर था। ज़रीना और फ़हीम का आपस में कभी आमना सामना भी नहीं हुआ था। ये दूल्हा जो घोड़ी से गिरा था, कमज़ोर और छोटे से कद का लड़का था। इसका रंग गहरा सांवला था। इसके मुकाबले में ज़रीना सही मायनों में खूबसूरत लड़की थी। ज़रीना का रिश्ता जब इस लड़के के साथ तय हो गया तो वो सहेलियों के आगे बहुत रोई थी। उसने यहाँ तक कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि कुछ खाकर मर जाऊं। भोपाल शहर के गिरदोनवा में एक पहाड़ी के दामन में एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक आमिल रहता था, जिसके मुतालिक मशहूर था कि उसके पास ऐसा इल्म है कि वो तरंग में आ जाए तो स्याह को सफ़ेद कर दे। इसे बाज़ लोग काला इल्म कहते थे। कुछ लोग कहते थे कि उसके कब्ज़े में जिन्नात हैं जो उसका हुक्म मानते हैं। वो जिन्नात का बाकायदा दरबार लगाता है। इन्हीं जिन्नात की मदद से वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ज़रीना ने औरतों की ज़बानी इस आमिल की करामात के बहुत किस्से सुन रखे थे। इसे महज इत्तेफाक कहा जा सकता है कि ज़रीना इन आमिलों को नहीं मानती थी। उसे दो सहेलियों ने मशवरा दिया कि इस आमिल के पास चली जाओ और उसे कहो कि ये रिश्ता टूट जाए और उसकी शादी फ़हीम से हो जाए। एक रोज़ ज़रीना इन दो सहेलियों के साथ अपनी माँ को बताए बगैर आमिल के पास चली गई और आमिल ने उससे वाजबी से पैसे लिए और कागज़ पर कुछ हिंसे लिखकर उसे दे दिए और कहा कि इस कागज़ पर अपना थूक लगाकर अपने बाहर वाले दरवाजे के करीब कहीं ज़मीन में दबा देना। आमिल ने उसे यह भी कहा था कि वो एक ख़तरा मोल ले रहा है। ख़तरा यह था कि उसने ये काम अपने एक जिन के सुपुर्द किया था कि इस दरवाजे से मैं सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे ज़रीना पसंद करती है, और अगर उसकी नापसंद का दूल्हा आ जाए तो उसको ऐसा भगाओ कि फिर कभी इधर आने का नाम न ले। आमिल ने ज़रीना के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया और अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब करके और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन जिन्नात के इस दरबार में तुम्हें जब वो चाहें हाजिरी देना होगी और वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तुम्हें उनकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। आमिर का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ पूरा हो गया। ज़रीना का नापसंदीदा दूल्हा आया और घोड़ी से गिरकर एक टांग से महरूम हो गया। ज़रीना के वालिदैन ने इस खदशे के पेश नज़र के लड़के की टांग का ज़ख्म ठीक हो जाने के बाद उसके माँ बाप पीछे न पड़ जाएं कि अब शादी करो, फ़ौरन किसी और जगह ज़रीना की शादी करने के लिए फ़हीम ही को मुंतखब कर लिया। इससे पहले फ़हीम के माँ बाप ने भी ज़रीना का रिश्ता मांगा था, लेकिन ज़ख्मी होने वाला दूल्हा उनकी बिरादरी का करीबी रिश्तेदार था, इसीलिए उसे रिश्ता दे दिया गया। अब ज़रीना का रिश्ता फ़हीम को मिल गया। 10-12 दिनों बाद फ़हीम की बारात आई और ज़रीना को ले गई। ज़रीना पर आमिर की धाक बैठ गई, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह थी कि वो दोबारा आमिर के पास न गई। इस लड़की से ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता था कि जो वो चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हो गया। लेकिन ये खबर बड़ी जल्दी औरतों में फैल गई कि ज़रीना खुश नहीं, उस पर हर वक्त खामोशी तारी रहती है। उसकी सहेलियों से पता चला कि ज़रीना अपने आप में कोई ऐसा असर महसूस करती है जो उसे ना हंसने देता है न बात करने देता है। बाज़ औक़ात वो रो भी पड़ती थी। उसकी सास बहुत परेशान हुई कि लड़की को क्यों चुप लग गई है। ज़रीना तो बड़ी शौक़ शंग लड़की हुआ करती थी। ज़रीना का ख़ाविंद भोपाल से कुछ दूर किसी ज़िले के शहर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अपर डिवीज़न क्लर्क था। इस वक्त भोपाल की रियासत एक मुसलमान नवाब की थी। उसकी हुदूद के बाहर अंग्रेज़ों का कानून चलता था। फ़हीम शादी के दूसरे तीसरे महीने ज़रीना को अपने साथ ले गया। मुझे याद नहीं रहा कि ये कौन सा शहर बताया था,
बाज़ औरतें कहती थीं कि ज़रीना सास के साथ खुश नहीं रहती और वो फ़हीम के साथ रहना चाहती है, लेकिन फ़हीम के साथ गई तो भी उसकी हालत न सुधर सकी। फ़हीम अपने ख़ानदान के मुताबिक बड़े अच्छे ज़हन और खुले दिल का आदमी था। उसने ज़रीना को खुश रखने का हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वो खुश होने के बजाय रो पड़ती थी। आखिर फ़हीम हार गया। उसने ज़रीना से कहा कि तुम्हारी 2 सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती थीं, लेकिन अब मुझको शक होने लगा है कि तुम किसी और को चाहती थीं। फ़हीम की ज़बानी ये बात भी मालूम हुई थी कि ज़रीना और उसके आपस के ताल्लुकात में वो बर्फ़ की मानिंद सर्द रहती थी। ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर इस किस्म के जज्बात हैं ही नहीं। आखिर फ़हीम ने तंग आकर उसे ये कह दिया कि वो किसी और को चाहती है तो ज़रीना तड़प उठी। नहीं नहीं, ज़रीना ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर ये इल्ज़ाम न लगाएं। फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है। फ़हीम ने कहा, अगर नहीं बताओगी तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हें मेरी ज़ौजियत पसंद नहीं। इसका यही एक इलाज है कि हम अलहदा हो जाएं। ये ऐसी चोट थी जो ज़रीना बर्दाश्त न कर सकी। मुझ पर कोई ऐसा असर है जिसने मेरे खून को सर्द और मेरी ज़बान को बंद कर रखा है, ज़रीना ने कहा। औरतें कहा करती हैं कि दुश्मन काले जादू के तावीज़ करा देते हैं। मैं डरती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही ना हुआ हो। फिर मेरी अम्मी का शक सही मालूम होता है, फ़हीम ने कहा। अगर यही बात है तो ये इन लोगों के करतूत हैं जिनकी बारात आकर वापस चली गई थी। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि इनका लड़का बेकार हो गया है। वो चाहते थे कि इन्हें लड़की मिल जाए। तुम शायद ये जानती होगी कि हमारे शहर के करीब एक नक्शबंदी आमिल है जो इस किस्म के काले तावीज़ भी देता है और इनका तोड़ भी करता है। मैं आज ही अबू और अम्मी को ख़त लिखता हूँ कि वो इस आमिल के पास जाएं और उससे बात करें। इस आमिल का नाम सुनकर ज़रीना घबरा गई। उसने फ़हीम से कहा कि इस आमिल के पास न जाएं। फ़हीम ने वजह पूछी तो ज़रीना ने गोल मोल सी वजह बताकर टालने की कोशिश की। फ़हीम अक्लमंद आदमी था। उसे कुछ शक हुआ और वह ज़रीना के पीछे पड़ गया कि इतने मशहूर और काबिल आमिल से वो क्यों घबराती है। यही वो राज है जो मैं आपसे छुपाने की कोशिश करती रही हूँ, ज़रीना ने कहा, और यही राज मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा है। अब मैं ये राज आपके आगे रख देती हूँ और मैं अब महसूस करने लगी हूँ कि मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं पहले दूल्हा के साथ रिश्ता तय हो जाने पर अपनी 2 सहेलियों के साथ इस नक्शबंदी आमिर के पास गई थी और उसे कहा था कि रिश्ता मनसूख हो जाए और मेरी शादी आपके साथ हो जाए। उसने मुझे एक तावीज़ सा देकर कहा कि ये अपने घर के बाहर वाले दरवाजे के करीब ज़मीन में दबा देना। फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी पसंद का आदमी ही बारात लेकर आएगा। अगर कोई और दूल्हा बनकर आ गया तो मेरे जिन उसे ऐसे तरीके से वापस भेजेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। मैंने उसका तावीज़ अपने दरवाजे के बाहर दबा दिया। फिर आपको भी मालूम है कि जो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता था वो बारात लेकर आया तो उसके साथ क्या हुआ। उसकी एक टांग ही कट गई। आपको मेरे रिश्ते का जवाब दिया जा चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप ने खुद आपके अम्मी और अब्बू को पैगाम भेजा कि हमारी लड़की के साथ बात पक्की कर लो। ये एक मोजिज़ा था, लेकिन ये मोजिज़ा मेरे लिए सज़ा बन गया। वो इस तरह कि जब आपकी बारात आई तो मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मुझे जब आपके कमरे में बिठाकर लड़कियां बाहर निकली तो मेरे दिल को कुछ हो गया। मैंने सुना था कि पहले रोज़ हर दुल्हन घबराती है। मैं भी यही समझी कि ये वही घबराहट है, लेकिन मुझे ये मुस्तकिल रहने लगी। आप कमरे में आए तो मेरा दिल इतना बैठ गया कि रोने को चाहने लगा। मैंने अपने सारे वजूद में सर्दी महसूस की और एक खौफ सा मेरे दिल में बैठ गया है। मैं नहीं जान सकती कि ये कैसा खौफ है, लेकिन आप शायद ये बात समझते रहे होंगे कि मैं नए घर और नई ज़िंदगी की वजह से घबराई हुई हूँ। दिन को औरतें मुझे देखने आती रहीं। इस रौनक में मेरा दिल ठीक रहा, लेकिन रात को फिर वही हालत हो गई। आपने मुझे कहा कि तुम बहुत थकी हुई हो और मैं भी थक गया हूँ, सो जाओ। मैं सो गई। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने पहले वाले दूल्हा को देखने अस्पताल जाती हूँ। वो लाश की तरफ बेहोश पड़ा है और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, उस शख्स को तुमने कत्ल किया है। मैं डर जाती हूँ। फिर मेरे दिल में यही ख्याल बैठ जाता है कि इस आदमी को मैंने आमिल की ताबीज़ से कत्ल कर दिया है। मेरी आँख खुली तो दिल की घबराहट से मेरा पसीना निकल आया। मैं समझ गई कि ये खौफ कैसा है। बेशक उस आदमी को मैं पसंद नहीं करती थी जो मेरा दूल्हा बनकर आया था, लेकिन मैंने उसे सारी उम्र के लिए एक टांग से महरूम कर दिया है। वो मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाने नहीं आया था और न ही उसने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता लिया था। मुख्तसर ये कि ज़रीना की ज़मीर पर इस जुर्म का बोझ आ पड़ा कि उसने आमिल नक्शबंदी से काले जादू का ऐसा सख्त तावीज़ लेकर अपने पहले दूल्हा के रास्ते में दबाया था। वो अपने आप को मुजरिम समझने लगी।
फहीम ने मान लिया कि आमिर नक्शबंदी के इल्म और अमल में ताकत है, लेकिन उसके लिए जरीना ने मसला खड़ा कर दिया। फहीम ने जरीना का वहम दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जरीना की हालत बेहतर ना हो सकी। फिर एक असर और भी है, जरीना ने फहीम से कहा, मैं ये राज भी आपको दे दूं तो बेहतर होगा। आपसे कुछ छुपाकर मैं महसूस करती हूँ जैसे मैं आपको अपना नहीं समझती। बात यूँ हुई थी कि आमिर ने मुझे कहा था कि उसने मेरा काम करने के लिए एक जिन मुकर्रर कर दिया है। उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से कहा था कि तुम्हारा काम हो जाने के बाद भी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, और जो जिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा वो हो सकता है कि तुमसे अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहे। अगर तुम ना आई तो ये जिन तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन मैं फिर भी आमिर के पास ना गई। उसने एक औरत की ज़बानी पैगाम भेजा कि तुमने जन्नत के दरबार में अपना फेरा पूरा नहीं किया, ये फ़ौरन पूरा करो। फहीम ने जरीना से कहा कि उसे वहाँ जाना चाहिए था। जरीना ने उसे बताया कि औरतों से पता चला था कि औरत के मामले में इस आमिर की नीयत ठीक नहीं होती। जरीना ने फहीम से कहा कि उसे जिस तरीके से आमिर नक्शबंदी ने कहा था कि मैं एक बार उसके पास आऊँ, इससे मैंने उसकी नीयत भांप ली थी। मैंने इस औरत से कहा था कि इन्हें कहना कि अब मेरा आना मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी हो गई है। जरीना ने फहीम को बताया कि मैंने कहला भेजा था कि आप जितने पैसे कहेंगे वो मैं भेज दूंगी। आमिर ने अपने जिन को सामने रखकर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी और इसी औरत की ज़बानी कहला भेजा कि तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पहले दूल्हा के बाप को बता दूंगा कि तुमने मुझसे उनके लड़के को जान से मरवाने के लिए तावीज़ करवाए थे और इसके एवज तुमने मुझे अपना आप सौंप दिया था। आमिर ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे मौजूदा ससुराल तक भी ये बात पहुंचा दूंगा और मैं ये काम भी करूंगा कि जिस जिन ने तुम्हारा काम किया है वो तुम्हें चैन से ना बैठने दे। ये दूसरा खौफ या वहम था जो जरीना पर आसे बनकर सवार हो गया। आमिर नक्शबंदी ने उसे यह भी कहा था कि वो सारी उम्र मां नहीं बन सकेगी। जरीना ने फहीम को बताया कि उसे यकीन है कि आमिर ने उसे इस हालत में लाने के लिए कोई अमल किया है। जरीना ने यह भी कहा कि उसके जज्बात इतने सर्द हो गए हैं कि जिसका कोई हद नहीं। फहीम के दिल में जरीना के खिलाफ जो गलतफहमी थी वो निकल गई, उसकी जगह हमदर्दी पैदा हो गई। लेकिन फहीम भी डर गया कि जिस आमिर ने एक आदमी को घोड़ी से गिराकर बेकार कर दिया है उसने जरीना पर भी कोई अमल कर दिया होगा। उसने इरादा किया कि आमिर नक्शबंदी के पास जाए और उसे कुछ नजराना पेश करे, लेकिन उसने इस ख्याल से इरादा तोड़ दिया कि अगर आमिर ये मुतालबा न कर बैठे कि अपनी बीवी को भेजो तो मैं क्या करूँगा। फहीम बहुत परेशान हुआ। उसके दफ्तर का सुपरिटेंडेंट मुसलमान था। फहीम ने उसके सामने अपना मसला रखा। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का ये सुपरिटेंडेंट कोई रिजवी साहब था। वो हंस पड़ा और कहने लगा कि पेशतर आमिर नौसरबाज होते हैं और ये आमिर जरीना को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसने जरीना के पहले दूल्हा को घोड़ी से गिरा दिया था। फहीम ने कहा, यह उसके तावीज़ का असर था। काले इल्म में इससे भी ज़्यादा ताकत है, बूढ़े रिजवी ने कहा, लेकिन ये नक्शबंदी जिस तरीके से तुम्हारी बीवी के पीछे पड़ गया है इससे जाहिर होता है कि वो काले इल्म का आमिल तो है लेकिन शरीफ आदमी नहीं। काला इल्म जानने वाले अमूमन शरीफ नहीं हुआ करते। फहीम ने उसे कहा कि उसका मसला बातों से हल नहीं होगा। वो तो पूछ रहा था कि वो क्या करे, वरना उसकी इतनी अच्छी बीवी की जहनी हालत बिगड़ती चली जाएगी और वो पागल हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर ज़िले में सबसे बड़ा दफ्तर होता है। पुलिस भी उसके तहत हुआ करती थी। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ हुआ करता था। वो ज़िले का बादशाह होता था। रिजवी ने फहीम से कहा कि वो किसी अक्लमंद आदमी से मालूम कराएगा कि ये आमिल कौन है। तीसरे चौथे रोज़ सुपरिटेंडेंट ने फहीम को बताया कि उसने एक बड़ा ज़हीन और तजुर्बेकार मुखबिर नक्शबंदी की असलियत मालूम करने के लिए भेजा था। यह मुखबिर साहिल के बहरूप में अपना एक मसला लेकर आमिर के पास गया। मुखबिर ने आकर बताया कि ये नक्शबंदी काला इल्म जानता होगा, लेकिन वो ठीक आदमी मालूम नहीं होता। मुखबिर ने आमिर के दो खास मुरीदों या कारिंदों में एक ऐसे आदमी को देखा जो आदि मुजरिम और सज़ा याफ्ता था। इस आदमी ने दाढ़ी, मूछें और सर के बाल बढ़ा रखे थे और सर के बालों पर साधुओं की तरह राख और मट्टी डाल रखी थी। आमिर के मुतालिक उसने बताया कि अपनी इस्तिलाहों में बात करता था जो इस मुखबिर ने अक्सर आमिलों की ज़ुबान से सुनी थी। सुपरिटेंडेंट ने फहीम से कहा कि ये आमिल अगर ज़िले में किसी जगह होता तो उसके मुतालिक मज़ीद जासूसी करा के, अगर उसे नहीं तो उसके ख़ास कारिंदों को हाथ में लेकर बाकायदा तफ्तीश कराई जा सकती थी, मगर वो रियासत की हदूद में है। वहाँ सिर्फ उस मुलजिम को पकड़ा जा सकता है जिसके खिलाफ काबिल यकीन शहादत मिल चुकी हो। इधर जरीना की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। इसी सुपरिटेंडेंट रिजवी साहब ने फहीम को बहुत ही परेशान देखकर कहा कि इतना मत डरो,
अल्लाह के कलाम से बढ़कर और कोई तावीज़ नहीं। तुम अपने घर में ख़त्म कुरान करवाओ, लेकिन सिपारा पढ़ने के लिए मौलवियों और उनके शागिर्दों को ना बुलाना। वो पेशावर लोग होते हैं, अल्लाह के कलाम की तौहीन करते हैं। तुम मियाँ बीवी खुद कुरान करीम पढ़ो। रिजवी ने बताया कि रात को सोते वक्त तुम दोनों या रहीम या करीम 100 मरतबा पढ़ लिया करो। दोनों ने अगले ही रोज़ कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और रात को ये वजीफ़ा भी पढ़ने लगे। अभी 10 रोज़ भी न गुजरे थे कि रिजवी ने फ़हीम को अपने दफ्तर में बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि आमिल नक्शबंदी एक आदमी को कत्ल करके रिवाल्वर समेत हमारे ज़िले के एसपी साहब के पास पहुंच गया है। मैं असल बात तो बाद में सुनूंगा, फ़हीम ने कहा। वो रियासत में वारदात करके हमारे ज़िले में क्यों आ गया है? मुझे अभी पूरी बात का पता नहीं चला, रिजवी ने कहा। इतना पता चला है कि वो झांसी जेल का पुराना मुलजिम था। शाम तक पूरी बात का पता चल जाएगा। अपनी बीवी को बता देना कि जिस आमिल का खौफ उसने अपने जहन पर सवार कर रखा था वो मफरूर कातिल था और अब उसने कत्ल की एक और वारदात की है और खुद ही पुलिस के पास आ गया है। और अपनी बीवी से कहना कि उसके पास अगर कोई इतनी ताकत और इल्म होता तो वो इस वारदात को हजम क्यों न कर गया। और ये भी सोचने वाली बात है कि जो आदमी दावा करता है कि वो अपने काले इल्म के ज़रिए जिसे चाहे जान से मार सकता है, उसने रिवॉल्वर से क्यों कत्ल किया? फ़हीम ने रिजवी से पूछा कि पहले दूल्हा का घोड़ी से गिरना और उसकी जगह मेरा दूल्हा बनकर आना इस आमिल का करिश्मा नहीं था। रिजवी ने उसे बताया कि ये महज इत्तफाकात होते हैं और बाज़ इत्तफाकात मौजज़े की तरह लगते हैं। लोग चूँकि समझ नहीं सकते कि ऐसा कैसे हुआ, इसलिए वो कह देते हैं कि ये किसी ने अपने इल्म के ज़ोर से कर दिखाया है। और इन आमिलों, पीरों और हिंदुओं के सन्यासियों और साधुओं का कारोबार ऐसे ही इत्तफाकात पर चलता है। 4-5 रोज़ बाद आमिल नक्शबंदी और एक जवान लड़की का इकबाली बयान रिजवी के पास आ गया। फ़हीम और ज़रीना के लिए ये मौजज़ा इस तरह रूनुमा हुआ कि जब ज़रीना एक वहम और एक खौफ के शिकंजे में आई हुई अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी, उसी वक्त एक रोज़ इस आमिल के पास एक नौजवान लड़की आई। इस लड़की को दरअसल आमिल के एक ख़ास कारिंदे ने आमिल के सामने पेश किया था। उसने आमिल से कहा था कि तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफ़ा लाया हूँ जो तुमने पहले कभी ख्वाब में भी न देखा होगा। कारिंदे ने यह भी कहा कि मैं इस तोहफ़े का इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये तोहफ़ा एक नौजवान लड़की थी जिसने इस आमिल की शोहरत और इसके करिश्मे सुन रखे थे। वो देहात की 2-3 औरतों के साथ आई थी। आमिल के कारिंदे ने इस लड़की को देखा तो उसे अलग कर लिया, उस पर अपनी ज़बान का जादू चलाया और बताया कि आमिल किसी किसी खुशकिस्मत की मुराद पूरी करता है। मुख्तसर ये कि लड़की को अपने जाल में फांस कर उसने उस पर मुजरिमाना हमला किया और उसे यकीन दिलाया कि अब तुम जो चाहोगी वो आमिल नक्शबंदी कर देगा। आमिल ने अपने इकबाली बयान में कहा कि वो जेल से भागा हुआ कातिल है। उसने झांसी जेल का नाम लिया। ये 15-16 साल पहले का वाक़या था। उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। एक रोज़ वो जेल के दफ्तर में, जिसे ड्योढ़ी कहते हैं, खड़ा था। उसे किसी सरकारी सिलसिले में बुलाया गया था। इतने में जेल का बड़ा गेट राशन वाली दस्ती रेडी के लिए पूरे का पूरा खोल दिया गया। आमिल ने, जो उस वक्त आमिल नहीं था, दरवाज़ा खुला देखा तो जूँ ही रेडी अंदर आई तो वो तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकला और इतना तेज़ दौड़ा कि ताक़ुब से पहले ही नज़रों से ओझल हो गया। झांसी की करीबी से घना जंगल शुरू हो जाता था। इस जंगल में दरख्तों से ढकी बेशुमार चट्टानें थीं, जहाँ किसी का ताक़ुब बहुत मुश्किल होता था। रात के वक्त तो इस जंगल में कोई भूले से भी नहीं भटकता था, क्योंकि वहाँ धारीदार शेर और भेड़िए घूमते रहते थे। आमिल जेल और पुलिस के लिए छलावा बन गया। 15-16 साल गुजर गए, लेकिन उसका नामो निशान ना मिला। उसने अपने इकबाली बयान में बताया कि जैसा आमिल वो बन चुका था, वैसा ही एक आमिल उसे फ़रार के तीसरे साल मिल गया। उसे ऐसे आदमियों की ज़रूरत रहती थी जो जुराइम पेशा या मफरूर हों और उसकी करामात का प्रोपेगंडा ऐसे तरीके से करें कि लोग उसके जाल में फंस जाएं। ये मफरूर कातिल उसकी शागिर्दगी में बैठ गया और नौसरबाजी के ढंग सीख लिए। उसने दाढ़ी, मूछें और सर के बाल बेतहाशा बढ़ा लिए और आमिलों की इस्तिलाहें और अदाकारी भी सीख ली थी। उसने इस वाक़ये के 7-8 साल पहले यहाँ आन के डेरा जमा लिया और अपने उस्ताद की तरह 2-4 जुराइम पेशा अपने साथ मिला लिए। भारत हो या पाकिस्तान, लोग अपने मसाइल और हालात से इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि गैबी सहारों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। जहाँ इन्हें किसी नए पीर फ़कीर या किसी शाह साहब या आमिर का पता चलता है, वो उठ के दौड़ जाते हैं। ये भटके हुए और फरेब खुर्दा लोग इस नए आमिर के डेरे पर भी पहुँचने लगे। ये एक अलग दास्तान है। इस
कि इस शख्स का फ्रॉड और इसकी नौसरबाजी किन ज़राए से और किन तरीकों से कामयाब होती रही। बाज़ लोगों की मुरादें इत्तेफाकियाँ पूरी हो गईं तो इसे भी उन्होंने इसे आमिर का करिश्मा समझा और उसका खूब चर्चा हुआ। इस शख्स ने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसके एक कारिंदे ने एक जवान लड़की जिसकी उम्र 20-22 साल थी उसके सामने बिठा दी। उसके मुतालिक कारिंदे ने आमिर को पहले ही कहा था कि एक तोहफा पेश कर रहा हूँ जिसका वो इस्तेमाल कर चुका है। आमिर उस वक्त ऐसी कई लड़कियों और जवान औरतों के साथ ये खेल खेल चुका था, लेकिन ये लड़की उसे इतनी प्यारी लगी कि उसने फैसला किया कि वो इसे अपनी बीवी बनाएगा और इसे हमेशा साथ रखेगा। लड़की गैर शादीशुदा थी। आमिर ने उससे पूछा कि वो इसके पास क्यों आई है। मैं अपने बाप की तलाश में आई हूँ, लड़की ने कहा। क्या तुम्हारा बाप लापता हो गया है? बात यह है कि मेरा बाप कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, लड़की ने कहा। उसे उम्र कैद सज़ा हुई थी। एक रोज़ पुलिस ने हमारे घर में दाखिल होकर सारे घर की तलाशी ली और मेरी माँ को थाने ले जाकर मारा पीटा। हमें बताया गया कि मेरा बाप झांसी जेल से भाग गया है। ये कब की बात है? मैं उस वक्त बच्ची थी, लड़की ने जवाब दिया। मेरी उम्र 5-6 साल थी। मुझे कत्ल का वाक़या अच्छी तरह याद है। तुम्हारे बाप ने किसे कत्ल किया था? वो जंगल के महकमे का मुलाजिम था। उसका नाम क्या था? करीमुद्दीन, लड़के ने जवाब दिया। उसे कामा कामा कहते थे। आमिर को बड़े ज़ोर का धचका लगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, वो जंगल के डाक बंगले का चौकीदार था? आपको कैसे पता चला? लड़की ने हैरान होकर पूछा। हमें क्या मालूम नहीं, आमिर ने कहा। कहो तो तुम्हारे घर की सारी बातें बता दूं? आप कुछ भी ना बताएं, लड़की ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा और आमिर का हाथ चूमकर बोली, आप मुझे ये बता दें कि मेरा बाप जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा है तो बता दें कि वो कहाँ है। ये भी बताएं कि मैं और मेरी माँ उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझसे नक़द नजराना मांगा तो शायद मैं पूरी रकम ना दे सकूं। हम माँ बेटी बहुत गरीब हैं। मुझे अपनी लोंडी समझ लें। आपका हर हुक्म बजा लाऊंगी। आमिर नक्शबंदी, जो दरअसल करीमुद्दीन और कामा था, तड़प उठा। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसे याद आ गया कि उसके एक ख़ास कारिंदे ने कहा था कि वो इस तोहफे का इस्तेमाल कर चुका है। मुझे सच बताओ लड़की, कामे ने लड़की से पूछा। मेरे जिस आदमी ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था? उसने मेरे साथ जो सलूक किया है वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लड़की ने कहा। आप नहीं जानते कि मैं और मेरी माँ किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरी माँ एक बड़े घर में नौकरानी हैं। कभी कभी मुझे भी इस घर से बुलावा आता है और मुझे इस घर के बड़े बेटे का हुक्म मानना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने बाप की तलाश में निकली हूँ। वो कहीं मिल जाए तो हमारी इज्जत का मुहाफिज बने। मेरा बाप बदमाश, चोर या डाकू नहीं था। उसने जंगल के एक हिंदुस्तानी अफसर को इसलिए कत्ल किया था कि उस अफसर ने जंगल के मुलाजिम की जवान बीवी को हुक्म दिया था कि वो डाक बंगले में उसके पास आए। उसका खामिन नौकरी से जवाब मिलने के डर से चुप रहा। मेरे बाप को ये सब कुछ मालूम था। उस मुलाजिम की बीवी को रात को जब वो डाक बंगले में गई तो मेरा बाप वहाँ ड्यूटी पर था। उसने उस औरत से कहा कि वो वापस चली जाए। औरत रो पड़ी और बोली कि अगर साहब का हुक्म ना माना तो वो कहाँ जाएंगे। वो रोती हुई डाक बंगले में साहब के पास चली गई। साहब जंगल का बादशाह था। वो खुद भी उसने नशा किया और औरत को भी कराया। तो मेरा बाप ये देखकर रह न सका। उसने महकमे की दी हुई राइफल उठाई। उसने साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ और उसने साहब को गोली मार दी, लेकिन भागा नहीं, वहीं बैठा रहा। आधी रात के बाद दूसरे मुलाजिमों की इतला पर पुलिस आई और वो पकड़ा गया। मेरा बाप जितना गैरतमंद था, मैं और मेरी माँ इतने ही बेगैरत हो गए हैं। करीमुद्दीन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कारिंदे को आवाज़ दी। कारिंदा आया तो कामे ने उससे पूछा कि यही वो तोहफा है जिसका तुमने इस्तेमाल किया है? उस जुराम पेशा कारिंदे ने मस्ताना से लहजे में जवाब दिया कि हाँ, यही वो तोहफा है। कामे ने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला और पिस्टल निकालकर उस कारिंदे को एक के बाद दीगरे 2 गोलियां मार दी। लड़की की चीख निकल गई और वो खौफजदा होकर बाहर को भागी। कामे ने लपक कर उसे पकड़ लिया। लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ठहर जा लड़की, करीमुद्दीन ने उसे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगाकर कहा। मैं हूँ तुम्हारा वो बाप जिसे तुम ढूंढ रही हो। उसने अपनी बीवी का, उसके बाप का और अपने गांव का नाम बताया। लड़की की हालत ऐसी हो गई जैसे वो गश खाकर गिर पड़ेगी। करीमुद्दीन और कामे ने उसे अपने साथ लगा लिया और पिस्टल अपने चोगे में डाला और भावलपुर और भोपाल शहर में आ गया। उसे कोई पहचान नहीं सकता था।
भोपाल से वो गाड़ी में बैठा और इस ज़िले में पहुंच गया। उसने अपने इकबाली बयान में कहा कि उसने गैरत के जोश में आकर एक ऐसी औरत की इज्जत के पीछे जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, अपने महकमे के एक अफसर को मार डाला था। ये तो उसकी अपनी बेटी थी। मैंने पहले तो ये इरादा किया था कि अपने आप को जिल्लत और रुसवाई का मुजरिम मानकर खुद को ही गोली मार लूं, लेकिन फिर अपनी बीवी और जवान बेटी का ख्याल आया। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने मेरी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर किया था। मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी ने गिरफ्तार करवाया है। मैं तो फांसी के तख्ते पर जा ही रहा हूँ। इन्हें 10,000 मिल जाते हैं तो मेरी बीवी मेरी बेटी को कहीं ब्याह देगी और इनका कुछ सहारा बन जाएगा। उस जमाने का 10,000 रुपया आज के 1.25 लाख के बराबर था। एसपी अंग्रेज था। उसे कामे और उसकी बेटी पर ऐसा तरस आया कि उसने कागजों में कामे की गिरफ्तारी इस तरह लिखवाई जैसे कामे ने अपने आदमी को कत्ल किया और अपने गांव चला गया और उसकी बेटी ने पुलिस को रिपोर्ट करके उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस तरह इसकी बेटी को 10,000 रुपये इनाम का हकदार करार दे दिया। जब कामे का केस कोर्ट में चला तो एक पेशी पर रिजवी ने फहीम से कहा कि वो अपनी बीवी को साथ ले आए। फहीम बीवी को साथ ले गया। रिजवी डीसी ऑफिस का सुपरिटेंडेंट था। पुलिस पर उसका हुक्म चलता था। वो फहीम और जरीना को अपने साथ कोर्ट में ले गया। करीमुद्दीन हथकड़ियों में वहां बरामदे में 2 कांस्टेबलों के साथ खड़ा था। रिजवी ने रिजवाना को उसके सामने खड़ा कर दिया, जरीना को उसके सामने खड़ा कर दिया। अच्छी तरह देख लो बेटी, रिजवी ने जरीना से कहा। क्या यही था वो आमिल? जरीना ने इसे सर हिला दिया कि ये यही था। इसे कहो कि इसके हाथ में किसी उल्टे सीधे इल्म की ताकत है तो इस हथकड़ी को तोड़ दे। रिजवी ने जरीना से कहा कि करीमुद्दीन उर्फ कामा हंस पड़ा और बोला, मेरा खेल ख़त्म है। रिजवी जरीना और फहीम को वापस ले आया और जरीना को बताया कि ये क्या नौसरबाजी थी और ये भी कहा कि कुरान हकीम और या रहीमो या करीमों का करिश्मा तुमने देख लिया है। इस रोज़ से जरीना अपनी असली हालत में वापस आने लगी और चंद रोज़ बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुकदमे की समाअत रोज़ बरोज़ होती रही और भोपाल के देहातियों के आमिल नक्शबंदी को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दे दी गई, लेकिन उसे पहली उम्र कैद की सज़ा जिससे वो फरार हुआ था पहले पूरी करनी थी। इसके बाद दूसरी उम्र कैद की सज़ा को शुरू होना था। फरार की सज़ा जो 8 साल थी वो अलग थी। इसके साथ ज्यादती ये हुई कि फैसले में लिखा गया कि ये सब सज़ाएं एक दूसरे के बाद पूरी की जाएंगी, जिसका मतलब ये था कि इस शख्स को बाकी उम्र जेल में गुजारनी थी। और जब मैं नाबा जेल में जासूसी के इल्ज़ाम में बंद था तो वो आमिल नक्शबंदी जिसका नाम करीमुद्दीन उर्फ कामा था, नाब जेल में कादरी साहब कहलाता था और जेल का तमाम अमला और कैदी उसकी बहुत ताज़ीम करते थे। मेरे साथ पहली मुलाकात में उसने मुझसे कहा था कि रात सोने से पहले या रहीमों या करीमों का 100 मरतबा विर्द कर लिया करो।